आपकी वॉल्यूम वन का ये लास्ट यूनिट है, नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये भी बड़ा यूनिट है, और एक जो हाइड्रोकार्बन है वो भी बड़ा यूनिट है ना, इक्विलिब्रियम। किसमें? क्या डेफिनेशन ऑफ, देखा तो वो एनसीईआरटी में भी होगा ना, एनसीईआरटी खोला ना ये। अरे ये आपने वो यूनिट वन में पढ़ा हुआ है, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आपने वो यूनिट वन में नहीं पढ़ा है क्या, टाइप्स ऑफ यूनिट्स? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने शायद, डिराइव्ड यूनिट्स और सात, तो वही तो है एसआई बेस्ड यूनिट, मतलब क्या होता है? सात यूनिट पढ़ते हैं ना, सात फंडामेंटल होती है और दो डिराइव्ड, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना। उसमें मोल वोल भी पढ़ा होगा आपने, लेंथ का मीटर, उसमें डेफिनेशन भी पढ़ोगी, लेंथ की 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है ना, ये वही चीज है। हाँ चलो, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का बेसिकली मतलब क्या होता है समझना पहले। कॉमन लैंग्वेज में आप इसको बैलेंस बोल सकते हो, है ना। और जनरली ये स्टेज रिवर्सिबल रिएक्शंस की होती है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीशन तक जाते हैं, दे कंप्लीट, है ना, वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करते। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स। तो उस केस में आपका कभी रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज जितने देर में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, उतनी देर में प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना दे रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं होगा। पर हाँ, एक स्टेज जरूर ऐसा पहुंचता है जहां पे उन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होती है, इक्वल नहीं बोलना, इक्वल जरूरी नहीं हर बार हो, पर कांस्टेंट हो जाती है, मतलब जितना में वो रिएक्टेंट है अब वो उतना ही रहेगा, अब वो कम नहीं होगा। और प्रोडक्ट भी जिस पॉइंट पे आ चुका है, कंसंट्रेशन जितनी है उसकी उतनी रहेगी, वो और बढ़ेगी नहीं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट होना। सेम बोल दी तो सेम का मतलब तो ये हो कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। अगर ये 5 मोल पर लीटर है तो ये भी 5 मोल पर लीटर है, वो होता है इक्वल कंसंट्रेशन का मतलब। तो इक्वल हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, पर वो एक केस है कि शायद हो जाए, है ना। बट हर बार कांस्टेंट जरूर रहेगा, ये श्योर है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ए और बी नाम के दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सी और डी बना रहे होंगे, उतने ही देर में सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना लेंगे। इस रिएक्शन को अपन फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अपन बैकवर्ड रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों की स्पीड, या केमिस्ट्री में अपन इसको बोलते हैं रेट, स्पीड तो फिजिक्स में बोलते हैं, यहां बोलते हैं रेट। रेट ऑफ बोथ द रिएक्शन बिकम सेम, रेट सेम बोलोगे, स्पीड सेम होगा तब तो आप बोलोगे ना कि एक मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, उतनी देर में यहां से एक मॉलिक्यूल वापस यहां आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, कांस्टेंट। क्लियर है ये? तो उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और उस कंडीशन पे आने के बाद कोई भी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीजें जाने की, टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी, अगर ये सब चेंज हुई तो ये प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम की, नीचे लिखना। इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस की एक स्टेट है ये, जिससे वो गुजर गुजर रहा है, राइट। इट इज अ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, in which properties like temperature, pressure, temperature, pressure, concentration, temperature, pressure, concentration of the system do not show any change, do not show any change, concentration of the system do not show any change with the passage of time, with the passage of time, with the passage of time। तो इक्विलिब्रियम आपके प्रोसेस का वो स्टेट है ना, जिसमें कुछ समय के लिए, जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है,
ना ही टेम्परेचर चेंज होगा, ना ही प्रेशर चेंज होगा, ना ही हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा। जितने रिएक्टेंट है उतने ही रहेंगे, जितने प्रोडक्ट्स बने हैं उतने ही रहेंगे। बट दैट डजंट मीन कि रिएक्शन चल नहीं रहा है। रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस होता है। क्या होता है इसका ऑपोजिट? क्या होता है डायनामिक का? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब आप बोलोगे कि हाँ थम गया है, रुक गया है, और डायनामिक मतलब कि अभी भी चल रहा है। पर हो सकता है वो चलता हुआ आपको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि जितने देर में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दिए, उतनी ही देर में प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे दिए, तो उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही दिख रही है। मतलब मान लो यहाँ पे 100 एटम है दोनों के, और ये दोनों 50-50 बने हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर ये एक एक रिएक्ट करके 99 हुए, दोनों 99 हुए, और ये दोनों 51 हो गए, उतनी देर में एक और रिएक्ट करके ये 100 बना देगा, और ये वापस से क्या हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन तो हो रहा है ना, ए और बी रिएक्ट किए, सी और डी बनाए, पर सेम उतने ही टाइम पे सी और डी भी एक रिएक्ट कर रहा होगा। जब यहाँ ए और बी रिएक्ट कर रहे थे ना सी और डी बनाने के लिए, तो उस समय सी और डी भी रिएक्ट करके ए और बी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों का स्पीड सेम है। कहने का मतलब दोनों इक्वल रेट से बनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो आप तो रिएक्शन को तभी मानोगे ना चलता हुआ, कि जब प्रोडक्ट बन रहा हो, और बनता ही जाए, बनता ही जाए, प्रोडक्ट बनता जाए, रिएक्टेंट कम होता जाए, कम होता जाए। एम आई क्लियर? ठीक है। तो एक्चुअली ग्राफिकली अगर मैं इसको समझाऊं आपको, ग्राफिकली और अच्छे समझ में आएगा आपको, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ध्यान देना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, है ना। अपन ने इसको थोड़ा सा 10th में भी पढ़ा है, लॉग पढ़ते वक्त मैंने आपको ऐसा बताया होगा, जो भी पढ़ा है मुझसे, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये लिखते थे अपन pH का फॉर्मूला। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का अपने आप में मीनिंग होता है कंसंट्रेशन ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होगी उसकी कंसंट्रेशन की बात हम करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, समझ रहे? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो वैसे ही यहां पे मैंने इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? कम, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो रिएक्ट करते हैं ना। आपने इनिशियली रिएक्टेंट्स को 4-4 मोल पर लीटर लिया होगा, पर धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, राइट? तो उनका कंसंट्रेशन वक्त के साथ क्या होते जाएगा? टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ये कंसंट्रेशन आके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। देखो यहां तक तो कम हो रहा था ना, बट यहां पे इस समय आने के बाद ये क्या हो गया? इस वैल्यू पे कांस्टेंट हो गया। अदरवाइज वो पहले वो यहां से कम होते हुए यहां तक आया, बट अब यहां पे क्या रीच हो गया है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आने के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है। सेम ग्राफ में मैं अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बताऊं, तो प्रोडक्ट इनिशियली क्या रहता है? 0। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है क्योंकि रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0। धीरे धीरे रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है वक्त के साथ, वक्त तो चलते ही रहेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझे आप? मैंने इक्वल क्यों नहीं बोला था? क्योंकि क्या दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है क्या? पर कांस्टेंट तो है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इस वैल्यू पर कांस्टेंट है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस वैल्यू पर कांस्टेंट हो गया है, और इसी टाइम को अपन क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे प्रोसेस का इक्विलिब्रियम इस समय पर रीच हुआ है। एम आई क्लियर? ठीक है। तो अब आप कितने भी देर वेट कर लो, इनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि और प्रोडक्ट बने, रिएक्शन ऐसे रुका हुआ ना दिखे। रुका हुआ तो नहीं है, चल तो रहा है रिएक्शन, है ना, बट वही इक्वल रेट होने के कारण ना प्रोडक्ट और बढ़ रहे हैं, ना रिएक्टेंट और कम हो रहे हैं, तो इसलिए वो रुका हुआ ही माना जा रहा है। ठीक है, ओके। चलो नीचे एक लाइन और लिखना। लास्ट क्या लिखे थे? विथ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेगा, इन ऑल प्रोसेसेस which attain equilibrium, in all processes which attain equilibrium, in all processes which attain equilibrium, two opposing processes are involved.
जो भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, मैंने कहा ना ये किसमें होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस तो पूरे आपके खत्म होते हैं, एंड तक जाते हैं, रिएक्टेंट खत्म होता है पूरा, वो भी अगर आपने सही रेशियो में लिया हो तो। अगर सही रेशियो में नहीं लेंगे तो क्या होता है, एग्जैक्टली लिमिटिंग रिएजेंट। एक जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और जो एक बच गया वो एक्सेस में कहलाता है। आपको प्रॉपर रेशियो में लेना होता है ना, मतलब जैसे पानी बना रहे हैं तो हर 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा आपको। 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो अगर आप 3 ग्राम हाइड्रोजन लेके पानी बनाना चाह रहे हो तो कम से कम आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपने 24 ग्राम से 1 ग्राम भी कम लिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में खत्म हो जाएगा और कुछ हाइड्रोजन रह जाएगा। इसको भी रिएक्शन कंप्लीट ही मानेंगे, क्योंकि एक रिएक्टेंट के खत्म होने के कारण रिएक्शन रुक गया है। यहां तो प्रॉपर बोलोगे रुक गया है, यहां आप नहीं बोल सकते रुक गया है, ठीक है। इसलिए इक्विलिब्रियम उसी रिएक्शंस या उसी प्रोसेस में होता है जिसमें दोनों तरफ से प्रोसेस चल रहे हो, एक तरफ से फॉरवर्ड, दूसरी तरफ से ऑपोजिशन, बैकवर्ड, ठीक है। तो इन ऑल प्रोसेसेस व्हिच अटेन इक्विलिब्रियम, इन ऑल प्रोसेसेस व्हिच अटेन इक्विलिब्रियम, two opposing processes are involved. In all processes which attain equilibrium, two opposing processes are involved. और इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब दोनों प्रोसेस की स्पीड सेम हो जाएगी। देखो ना, इस समय भी तो प्रोसेस चल ही रहा था, इस समय भी प्रोसेस चल रहा था, पर अभी ना स्पीड सेम नहीं थी। देखो पहले क्या होता है ना, बहुत सारे रिएक्टेंट शुरू में रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जल्दी जल्दी खोज पा रहे हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, मिलके सी डी, फिर ये रहा ए, ये बी बगल में है सी डी। पर अब जब धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लगते हैं तो ये रहा ए, ये रहा बी, तो आने में टाइम लगेगा ना, तो रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और प्रोडक्ट के स्पीड बढ़ने लगती है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट कम थे तो उनको एक दूसरे को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, पर जैसे जैसे प्रोडक्ट बने तो इनकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब दोनों उल्टा हो रहा है ना, रिएक्टेंट साइड से स्पीड ज्यादा से कम हो रही है और प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड वाले रिएक्शन की स्पीड कम से ज्यादा हो रही है। तो एक समय तो आएगा ना जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अरे एक चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, एक चीज नीचे से ऊपर जा रही है, तो एक समय आएगा ना जब दोनों एक लेवल पर होंगे। तो ये वही हमारा लेवल है जहां पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम, और वही हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जिस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम होगा वो प्रोसेस में दो अपोजिंग फोर्सेस होंगे, दो अपोजिंग प्रोसेसेस होंगे, और वो तब अटेन करेगा इक्विलिब्रियम जब ये दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस की स्पीड सेम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द rates of the two opposing processes, equilibrium is attained when the rates यानी कि speed of the two opposing processes become equal, become equal, become equal, ठीक है। क्या हो गया, कहां छूट गया, equilibrium is attained when the rates of the two opposing processes become equal. If the rates, when the rates of the two opposing processes become equal, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ सकते हो ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में शुरू से इक्विलिब्रियम नहीं आता, शुरू से आ जाएगा तो वो प्रोसेस करवाएंगे क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है ना। फिर तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स भी दो टाइप की पढ़ी थी ना, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल। अगर प्रोसेसेस आर फिजिकल तो उसको फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे, और अगर हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो उसको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। इन द सेम वे प्रोसेसेस भी दो टाइप के होते हैं, बोलते हैं ना फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो इन्हीं चेंजेस का तो थर्मोडायनेमिक्स भी हो रहा है और इन्हीं चेंजेस का इक्विलिब्रियम भी हो रहा है। चेंजेस मतलब प्रोसेस, एक सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना एक प्रोसेस ही तो हुआ ना, जिसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं। एक लिक्विड का गैस बनना एक प्रोसेस ही हुआ जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं, राइट। तो इन प्रोसेसेस को फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि यहां पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। ये तो अपना 9th का डेफिनेशन है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही हो, है ना, कोई नया चीज नहीं बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आइस का मेल्ट होना, पानी का स्टीम बनना, ये सब फिजिकल प्रोसेसेस है, इनमें भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है।
और केमिकल प्रोसेस में भी होता है, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखो, if the opposing processes involve only physical changes, if the opposing processes involve only physical changes, if the opposing processes involve only physical changes, the equilibrium is called physical equilibrium. The equilibrium is called physical equilibrium. And if it involves chemical changes, and if it involves chemical changes, and if it involves chemical changes, it is called chemical equilibrium. It is called chemical equilibrium. ठीक है, अपन को ज्यादा फोकस केमिकल इक्विलिब्रियम में देना है, ठीक है। नीचे लिखेंगे, अ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी represented as, a chemical equilibrium can be represented as AA plus BB gives CC plus DD, जहां पे A, B are reactants, C, D are products, और उनके सामने जो नंबर लिखा हुआ ये क्या है, हाँ उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। समझ गए ना, ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ए और बी नाम का कोई रिएक्टेंट नहीं होता, सी और डी नाम के कोई प्रोडक्ट नहीं होते, एक इमेजिनरी इक्वेशन है ये, ठीक है, जिसमें सामने उनके जो स्मॉल लेटर्स में जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है कि ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टू गिव सी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एंड डी मॉलिक्यूल्स ऑफ डी, ठीक है। तो ये ऐसे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, based on the extent of reaction, based on the extent of reaction before equilibrium is attained, based on the extent of the reaction before equilibrium is attained, based on the extent of reaction before equilibrium is attained, comma, chemical reactions may be classified, chemical reactions may be classified into following three categories. Chemical reactions may be classified into following three categories. Based on the extent of reaction before equilibrium is attained, chemical reactions may be classified into following three categories. ठीक है, मैं ना आपको यहाँ पे 3 ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, आप लोग मुझे उस तीनों ग्राफ का मीनिंग समझाना, ठीक है। अगर वो वाला ग्राफ समझ में आया होगा जो मैंने इसके पहले बनाया था, जहां पे रिएक्टेंट ऊपर से नीचे आ रहे थे, प्रोडक्ट नीचे से ऊपर जा रहे थे, मतलब प्रोडक्ट नीचे से ऊपर नहीं जा रहे थे ना, उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा था, ये उसका मतलब ना। तो ये आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ टाइम है। एक ग्राफ ऐसा बनाया मैंने, फिर एक ग्राफ समझना, सब में वाई एक्सिस में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस में है टाइम। बताइए तीनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, तीनों का मीनिंग क्या है, मतलब ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है। इरिवर्सिबल बन सकता है, बट फिर वहां पे ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद होगी, अपन फिर उस स्टेज को इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं होता ना, वहां अगर प्रोडक्ट बनना बंद हो गया मतलब रिएक्शन खत्म हो गया है। यहां पर रिएक्शन को खत्म नहीं बोलते हैं, अपन बोलते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंचा है, ठीक है। हम्म, हाँ
रिएक्शन एक, ठीक है, तो बाकी दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच रहा है क्या? हो ही नहीं रहा है। ठीक है, एक अपन ए बी ये इस तरीके से भी तीनों ग्राफ को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, कि एक में इक्विलिब्रियम बहुत लेट से पहुंचा है, एक में बहुत जल्दी, और एक में मॉडरेट। टाइम देखो ना तीनों का, तीनों में देखो ग्राफ स्ट्रेट हुआ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम तो पहुंच रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले वाले में पहुंच रहा है दूसरे वाले में नहीं पहुंच रहा है। तीनों में ग्राफ स्ट्रेट हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आने के बाद दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुई है, इसका मतलब तीनों इक्विलिब्रियम तो अटेन किए हैं। बस फर्क इतना है कि पहले वाले में बहुत देर बाद हुआ है, मतलब काफी सारा रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम पहुंचा है। बट यहां पे क्या हुआ, रिएक्शन शुरू हुआ, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम पहुंच गया। और यहां पे कंपेरेबल, मतलब अब यहां वाला वर्ड बोल सकते हो कि सेम है सर, कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी है और सेम भी है। कांस्टेंट तो सब बार है, पर सेम है कि हर बार? यहां पे रिएक्टेंट्स कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, यहां रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। ठीक है, अब आपकी अगर कोई फैक्ट्री है तो इन तीनों में से आप कौन सा रिएक्शन करवाना चाहोगे? आपको पता है इक्विलिब्रियम तो पहुंचना ही है ना, तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए जहां पे आपका प्रोडक्ट बने तो कम से कम पहला वाला, क्योंकि पहले वाले में काफी सारा प्रोडक्ट बन रहा है और आपकी फैक्ट्री है, आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप मशीन चला रहे हो, दिन भर मशीन चल रही है, मालूम पड़ा एक पॉइंट पे आने के बाद प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, पर मशीन तो अभी भी चल रही है, पर प्रोडक्ट जितना पैकेट बना था उतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उतना ही किलो बना प्रोडक्ट। समझ रहे हैं क्या? तो अपन क्या करेंगे उस टाइप के प्रोसेस में, अपन बार बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? डिस्टर्ब, ताकि रिएक्टेंट थोड़ा सा और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पर अभी ये तीनों ग्राफ समझ में आ गया, यही हमारे तीन टाइप के रिएक्शन है। अब लाइन पढ़ो जो आपने लिखा है, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, उसके बेसिस में अपन अपने इक्वेशन को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो बहुत देर तक चलने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन किए, ऐसे रिएक्शन जो शुरू होते साथ ही इक्विलिब्रियम अटेन कर लिए, और ऐसे जो मॉडरेट टाइम तक चले फिर इक्विलिब्रियम अटेन किए। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना है इसमें पहला टाइप, फर्स्ट those reactions which proceed almost to completion, almost ही लिखना, completion मत लिख देना, almost to completion, those reactions which proceed almost to completion, almost to completion, तो उसमें रिएक्टेंट बचेंगे बट कम बचेंगे, that is concentration of reactants left are, that is concentrations of reactants left are, concentrations of reactants left are negligible, left are negligible। ठीक है, सेकंड लिखो, ये अपन ने कौन से ग्राफ के लिए लिखा है? फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, चलिए अगला सेकंड पॉइंट लिखना, those reactions in which only a small amount of the reactants, only a small amount of the reactant, those reactions in which only a small amount of reactants react and equilibrium is attained, and equilibrium is attained, तो इसमें प्रोडक्ट बहुत कम बना है। ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वेरी स्मॉल, that is the amount of product formed is very small। ये हमारा सेकेंड ग्राफ। ठीक है, एंड थर्ड, those reactions which proceed, those reactions which proceed, those reactions which proceed to such an extent that, to such
an extent that the reactants, sorry, एक second, क्या लिखिए? Such an extent that the concentration of the reactants and products, the concentrations of the reactants and products at equilibrium are comparable. At equilibrium are comparable. उनकी कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, यानी ऑलमोस्ट बराबर है. वो हमारा थर्ड ग्राफ हुआ. समझ गए क्या? ठीक है. चलिए नेक्स्ट हिंट डालना एक. इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. ये ग्राफ मैं आगे आप लोगों को बनवा दूंगा, ठीक है, जब अपन केमिकल इक्विलिब्रियम चालू करेंगे. अभी हिंट डालो. इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. हाइफन डाल के लिखना है इसमें. द मोस्ट कॉमन equilibrium involving physical processes are the most common equilibrium involving physical processes are those which involve phase transformations. जैसे कि एग्जांपल, सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड लिक्विड गेटिंग बैक टू सॉलिड, इसको बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन. सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, गैस से वापस सॉलिड, तो ये सब होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. इसमें दो प्रोसेस चल रहे हैं. कौन कौन से? कंडेंसेशन, फ्रीजिंग बोलते हैं उसको. कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड. कैसे? हाँ, वही फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन है ना. तो ये होता है हमारा मेल्टिंग और ये होता है फ्रीजिंग. और इसका इक्विलिब्रियम में पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फ्रीजिंग, सॉरी, रेट ऑफ, पहला क्या है, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते थे इसको, है ना. इसका नाम क्या था? फ्यूजन. रेट ऑफ फ्यूजन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग. तो आप बोलोगे द रिएक्शन या प्रोसेस हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम. ठीक है. पर ये भी जैसे अगर वाटर ले रहा हूं तो 0 डिग्री पर होगा. मतलब 0 डिग्री पे देखो आइस भी रहता है और पानी भी रहता है, सॉलिड भी रहता है, और क्योंकि वही देखो वही दोनों का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट है. आपको पता है ना, ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है. तो 0 डिग्री पर दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर, यानी कि जितना पानी जम के बर्फ बन रहा है उतनी देर में बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा. तो आपको ऐसा लगेगा कि बर्फ भी है पानी भी है, ना बर्फ पूरा खत्म हो रहा है ना पानी पूरा बन रहा है. समझ रहे? तो एक ऐसा टाइम ऑफ, वो कब होगा? जब 0 डिग्री पे होगा. यहां नहीं होगा ना, यहां तो बर्फ पूरा पिघलेगा क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री थोड़ी ना है. आपको उस कंडीशन पे जाना है जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है, यानी कि 0 डिग्री पर. ठीक है. तब ये प्रोसेस हो पाएगा. ठीक है. चलो, ये एक पहला फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. सेकेंड, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड. ठीक है. इसका बताओ तो नाम, पलक. हाँ, वो तो बता चुके हो पहले. अरे कैसे करो, ये तो 9th वाला है, बच्चे लोग का टॉपिक है ये तो. हाँ, और हाँ, और एक और नाम. हाँ, जोर से बोल दो भव्या, मन में नहीं बोलना ऐसे. बॉइलिंग. क्या है? बॉइलिंग, वो मन में बोली. ठीक है. तो लिक्विड वेपराइजेशन ही बोलते हैं. बॉइलिंग, अरे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे कर रहे हो?
ठीक है, तो लिक्विड बॉइल्स टू बिकम वेपर, वेपर कंडेंसेस टू बिकम लिक्विड। अब इसमें भी जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक नाम और क्या था याद है? लिक्विफिकेशन, बस लिक्विडिफिकेशन नहीं, लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन। और दो तरीके से करते हैं ना अपन, वेपर को ठंडा करके या, सब भूल गए हो, कोई मतलब नहीं है पूछने का, वेपर को ठंडा करके या फिर उसको प्रेशराइज करके, कंप्रेस करके। अरे एलपीजी, सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, आपने उसी लिक्विड को कंप्रेस करके, सॉरी उसी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बनाया है, लिक्विफाइड। पर है थी क्या वो? पेट्रोलियम गैस थी, उसको आपने लिक्विफाई किया क्योंकि आपने उसको हाई प्रेशर में सिलेंडर के अंदर भरा है, तो वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड होता है। जैसे आप नॉब खोलते हो तो गैस बाहर आती है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो वो वापस से वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट हो गया, और वो छेद से बाहर आता है, वहां लाइटर जलाते तो आग लगती है। ठीक है, इसमें देखो एक प्रोसेस और समझना लिक्विड और वेपर वाले में ही। जैसे आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में मैं एक छोटा सा मैनोमीटर भी लगा के रखूंगा ना, मैनोमीटर का काम है प्रेशर मेजर करना। उसके लिए यहां पे क्या रहता है? मर्क्यूरी। क्या रहता है? आपको पता ना प्रेशर का यूनिट mmHg होता है। अरे ये पता है कि नहीं? बार, एटीएम, हाँ हाँ, वो इसी में रहता है mmHg। तो वो मर्क्यूरी का ही जाता है ना, कितना मर्क्यूरी ऊपर चढ़ा, कितना ऊपर चढ़ा। तो यहां पे भी हम सेम करते हैं, मर्क्यूरी इस मैनोमीटर में है, उसको भी बोलते हैं ना सिग्मो मैनोमीटर ना, बायो वाले वही बोलते हैं ना। हाँ, तो ये रहा हमारा एक लिक्विड। ठीक है, अपन कौन सा प्रोसेस चला रहे हैं? अपन ये वाला इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिया है। ठीक है, और वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वो क्या होता है बता रहा हूं मैं, वो कंबस्टिबल बोलते हैं उसको, है ना, या एक और वर्ड क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल बोलते हैं। वोलेटाइल मतलब, अरे आप लोग कंप्यूटर में नहीं पढ़ते क्या, वो रैम या रोम में से कोई एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, सिस्टम बंद करने पर मेमोरी उड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं पढ़ते हो क्या आप लोग कंप्यूटर स्कूल में? तो वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाए। उड़ जाए मतलब पंख लग के नहीं उड़ जाए, लिक्विड वेपराइज हो गया मतलब उड़ गया ना। तो ऐसे लिक्विड जो वेपराइज हो सकते हैं उनको वोलेटाइल बोलते हैं, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स जो वेपराइज नहीं हो सकते, जैसे पानी वेपराइज हो जाता है, पानी एक वोलेटाइल लिक्विड है। पेट्रोल वोलेटाइल, आप टंकी खुली छोड़ दो, टंकी खाली हो जाएगी, कोई चुराया नहीं है, उड़ गया पूरा पेट्रोल। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल, वो पानी से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है हमारा पेट्रोल, राइट। तो वोलेटाइल लिक्विड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे उसके वेपर्स बन सके। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे यहाँ वेपर बन रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ वेपर बन रहे हैं, वेपर जाके आके आपके मरकरी को धक्का दे रहे हैं, तो मरकरी नीचे हो रहा है, तो यहाँ का मरकरी ऊपर होगा, और यही रीडिंग अपन नोट करेंगे कि कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये वेपर इस मरकरी कॉलम के ऊपर, और वही इस लिक्विड का कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। बट अभी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई, तो अभी आप इसको वेपर प्रेशर मत बोलना, क्योंकि जैसे जैसे और वेपर बढ़ रहे हैं ये प्रेशर बढ़ेगा ना, और वेपर बन गए तो प्रेशर और बढ़ेगा, और वेपर बन गए प्रेशर और बढ़ेगा, तो ये वैल्यू अभी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पर एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब क्या होने वाला है, एक हमारा एक और प्रोसेस चालू होने वाला है। वो प्रोसेस क्या होगा? कंडेंसेशन का। क्या होगा? कंडेंसेशन का। कैसे? ये जब वेपर की यहाँ पे जो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो ये आपस में टकराएंगे, मतलब कंसंट्रेशन, अरे भीड़ हो जाएगी जब, तो भीड़ हो जाएगी तो आबादी तो बोलते हैं ना उसको, तो जब भीड़ हो जाएगी तो क्या होंगे? वो आपस में टकराएंगे, प्लस इस वॉल से टकराएंगे, और हो सकता है इस लिक्विड के सरफेस से भी टकरा जाए, ऊपर जगह ही नहीं रहेगी तो वहीं वहीं रह जाएंगे, और ऐसा करने पर क्या होना चालू हो जाएगा? कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि अब वेपर्स भी लिक्विड बनना चालू कर दिए हैं। अब तक तो सिर्फ क्या हो रहा था कि लिक्विड ही वेपर बन रहे थे, बट एक बार अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अब वो आपस में टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे, और टकरा करके उसको, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिलेगा ना टकराएंगे तो
तो उससे क्या हो जाएगा, वो वेपराइज वेपर्स जो थे वो कंडेंस होकर के क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम, और उस वक्त ये रीडिंग ऊपर जाना बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो गई? क्योंकि अब जितनी देर में एक लिक्विड वेपर बन रहा है उतनी देर में एक वेपर वापस से, तो नंबर ऑफ वेपर्स के मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो गए, पर प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अभी भी एक लिक्विड उचक के ऊपर जा रहा है और एक वेपर गिर के लिक्विड बन रहा है, क्योंकि रेट सेम हो गया ना दोनों प्रोसेस का रेट क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो जितने देर में एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर जा रहा है उतने देर में ही एक वेपर का मॉलिक्यूल नीचे लिक्विड बनकर वापस आ जा रहा है। तो नंबर ऑफ वेपर तो कांस्टेंट हो गए, अब नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हो गए। तो अब ये प्रेशर और नहीं बढ़ेगा। पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि धीरे धीरे वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ रही थी, पर अब तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है ना, तो नंबर ऑफ वेपर्स विल बी कांस्टेंट। तो उसके कारण अब ये प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। अब इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब क्या बोलेंगे इसको, वेपर प्रेशर। समझ रहे हैं ना? वेपर और गैस में भी अपन अंतर पढ़ते थे क्लास 9 में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। हम वाटर गैस नहीं बोलते, या हम ऑक्सीजन वेपर नहीं बोलते, हम ऑक्सीजन को गैस बोलते हैं और वाटर को वेपर बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? वेपर में कुछ भी, वो तो वाटर था तो वाटर का वेपराइजेशन होता है, उसको मॉइस्चर बोलते हैं। पेट्रोल जाएगा तो मॉइस्चर थोड़ा बोलेंगे उसको, पेट्रोल के वेपर्स। वेपर्स उन गैशियस फॉर्म को बोला जाता है जिनका रूम टेम्परेचर पे फॉर्म लिक्विड होता है। जैसे कि वाटर रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड, तो उनके गैशियस स्टेट को वेपर बोला जाता है। पर ऑक्सीजन तो रूम टेम्परेचर पे गैस ही है ना। ऑक्सीजन ये रूम है, यहाँ के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर बोलेंगे। यहाँ पे गैस कैसी है, सॉरी ऑक्सीजन कैसी है, गैस के फॉर्म में है। पर पानी कैसा है, लिक्विड के फॉर्म में। तो उन लिक्विड्स के गैशियस फॉर्म को वेपर बोलते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैशियस शेप में है तो उसको गैस ही बोलेंगे, उसको वेपर नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो लिक्विड का वेपराइजेशन होकर के वेपर बने हैं, पर वो गैस तो गैस ही थी पहले से ही, तो उसको गैस ही बोलेंगे। इसको वेपराइजेशन प्रोसेस के कारण इसको क्या बोल देंगे, वेपर, कि लिक्विड के वेपर बने। इसलिए प्रेशर का नाम क्या पड़ा, वेपर प्रेशर। क्या नाम पड़ा, वेपर प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर वेपर के कारण क्रिएट हुआ है। और वेपर्स किसके हैं, उस लिक्विड के हैं। कैसे बने हैं, वेपराइजेशन से बने हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अभी तक टेम्परेचर नहीं दे रहे थे, अब नीचे से क्या कर रहे हैं, बर्नर लगा दिए, तो अब क्या होगा बताओ जल्दी। हाँ, अभी तक तो अपन ये बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद अपन टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, बट मैंने डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम को, ऐसे करा मैंने डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम को, मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वेपराइजेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ये प्रोसेस फास्टर होने लगेगा। पर वो भी एक हद तक, जैसी फिर वापस से यहाँ पे और ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो कंडेंसेशन भी फास्टर हो जाएगा, तो फिर से वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। कुछ देर का ही वो खुशी था, जो डिस्टर्बेंस किए थे ना अपन, कुछ देर के लिए वो डिस्टर्ब हुए थे, वो वापस से अपना इक्विलिब्रियम क्या कर लेंगे, रीस्टैब्लिश कर लेंगे। हाँ, उस समय बढ़ेगा ना, इसे तो अपन बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर्स बढ़ गए तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड सेकंड प्रोसेस लिख लिए क्या, चलो थर्ड लिखना। थर्ड, हाँ प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम करोगे तो मोर एंड मोर वेपर विल कंडेंस, तो उससे वेपर्स कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जो भी ये ऊपर नीचे कर रहा है वो वेपर के कारण ही कर रहा है, वरना देखो दोनों एक समान थे, क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में बराबर लग रहा था। अब इधर से प्रेशर एक्स्ट्रा आने लग गया, जिसके कारण ये बढ़ गया, क्योंकि दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm तो दोनों में पहले से भी लग रहा था। आप ऐसे भी देखो, एक कोई यू ट्यूब शेप जार में एक लिक्विड को भरोगे ना, तो कभी भी कोई लिक्विड ऐसा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर लग रहा है, तो दोनों एक ही लेवल पर रहेंगे, है ना। पर अब हमने यहां पर एक चीज को कनेक्ट कर दिया, तो उसके कारण प्रेशर यहां बढ़ा तो ये ऊपर गया। समझ गए क्या, ठीक है। चलो थर्ड लिखना, थर्ड, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये तो बता सकते हो, अभी अपन डिस्कस भी की थे पिछले चैप्टर में, सब्लिमेशन, है ना, ये हमारा सब्लिमेशन। तो एक्चुअली
इसको बोलते हैं रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ, नाइन्थ में भले हम गैस टू सॉलिड को भी सब्लिमेशन बोलते थे, बट एक्चुअली वो बोलना गलत है, उसको अपन बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, क्योंकि वो गैस सॉलिड बन के क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, जाके चिपक रही है ना। उसके लिए अपन एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा वाला देखते थे, याद करना। एक ऐसा चाइना डिश होता था और इधर ऐसे फनल रखते थे उल्टा, यहाँ पे कॉटन लगा देते थे और यहां रखते थे अमोनियम क्लोराइड। क्यों अमोनियम क्लोराइड? क्यों? हाँ, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम सब्सटेंस है। जैसे कैम्फर था, नैप्थलीन था, अमोनियम क्लोराइड था, आयोडीन था, ड्राई आइस था, ये सब क्या होता है? हमारे सब्लाइम मटेरियल होते हैं, जिनका सॉलिड से सीधा क्या बनता है? गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। तो यहां से ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वेपराइज होना चालू हो गए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन गए, और जैसी गैस जा करके इस फनल में टकराएगी तो वो लिक्विड बन के बह के नीचे नहीं आएगी, वो वहीं पे सॉलिड बन के क्या हो जाएगी? जम जाएगी। सॉलिड बन के क्या हो जाएगा? वो NH4Cl का वेपर, NH4Cl ही बोलते हैं ना इसको, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का पहले सॉलिड टू वेपर हुआ, वेपर जाकर के जम के सॉलिड बन गया, तो इसी को बोल रहे हैं डिपोजिशन। ठीक है, चलो एक और लिखना, सॉलिड सॉलिड टू सॉल्यूशन, सॉलिड टू सॉल्यूशन। इसमें कौन से दो प्रोसेस होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब कैसे बन रहा है? पानी में शक्कर डाल रहे हो, कैसे बनती है? घुल के, डिसॉल्व होके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। और कोई वापस से सॉलिड बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाह, ये भी तो सॉलिडिफिकेशन ही था। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। पहली पहली बार सुन रहे हैं सब वर्ड, कैसा लग रहा है सुन के? अरे वही बोल रहा हूँ भाई, वो समझना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको क्या बोलते हैं जो मैं मारा अभी? सार्काज्म मार रहा हूँ ना भाई, समझ गया। हाँ, ये सॉल्यूशन से सॉलिड वापस बाहर आ जाना, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रेसिपिटेशन। या एक और वर्ड बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि क्रिस्टल्स वापस आ रहे हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब ये दोनों प्रोसेस का स्पीड बराबर हो जाएगा तो एक सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। मतलब जितनी देर में एक सॉलिड का मॉलिक्यूल घुल रहा है, उतनी ही देर में एक घुला हुआ मॉलिक्यूल, हाँ, उसका वापस से क्रिस्टलाइजेशन आके वो सॉलिड बन जा रहा है। और ऐसा तब होता है जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेशन में पहुंच चुका है। सैचुरेशन क्या था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या थे? नहीं, हाँ, और आप कर रहे हो तो एक डिसॉल्व हुआ तो एक अनडिसॉल्व हो जाएगा, एक डिसॉल्व हुआ तो एक वापस से अनडिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। चलो केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाओ, नेक्स्ट लाइन डालना, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हाइफन डाल के लिखो इसमें। It take place in a reversible reaction. It take place in a reversible reaction. It take place in a reversible reaction in which in which in which not only the reactant react to form products, in which not only the reactants react to form products, but also the products, but also the products, but also the products react to form reactants, but also the products react to form the reactants. ऊपर वाले को फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, पीछे वाले को बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो, it is represented by putting a double arrow. एक एग्जांपल इसको लिख लो,
ठीक है, नीचे लिखना ग्राफिकली 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 in terms of graphically in terms of concentration of reactant or product, graphically in terms of concentration of reactants or products, the equilibrium can be represented as follows. The equilibrium can be represented as follows. The equilibrium can be represented as follows. ये ग्राफ बना लेना, y एक्सिस में ले लेना कंसंट्रेशन, y एक्सिस कंसंट्रेशन, x एक्सिस में टाइम, कंसंट्रेशन टाइम, ठीक है। ये फॉलिंग ग्राफ बनाना और यहां से राइजिंग, इसमें लिख लेना ये C या D का ग्राफ है, ये A या B का ग्राफ है, और जिस पॉइंट पे आके दोनों कांस्टेंट हो गए हैं उस टाइम को नीचे लेकर आके, है ना, यहां दिखा देना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अरे अपना क्लास का टाइम हो गया है क्या? मैं 7 सोच रहा था, सॉरी। बन गया ग्राफ? मैं इसके पहले टाइम देखा तो 6:45 बजे, मतलब अभी 15 मिनट बचा हुआ है। और आज आप लोग भी पढ़ रहे थे तो मैं लगा पढ़ा देते। त्रिशा त्रिशा पढ़ रही थी आज। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।